जो सीएस है उनका नॉलेज कैपिटल मार्केट में अच्छा है, उनकी पकड़ अच्छी है, तो उनके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज गिफ्ट सिटी में है। तो सर आप ऑडियंस को बता सकते हैं कि एआईएफ है क्या? क्या अलग-अलग टाइप के एआईएफ्स होते हैं? जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है और जो एचएनआई क्लाइंट है, उनके लिए ये एआईएफ स्ट्रक्चर है। हे गाइस, तो आज मैं हूँ सीएस नीलेश कंसारिया के साथ, जिनके पास 12 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। इन्होंने एनएससी आईएफएससी में काम किया है और अभी ये एआईएफ सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो चलिए आज इनसे जानते हैं एआईएफ सेक्टर होता क्या है। हाय सर। हाय, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। तो सर आप ऑडियंस को बता सकते हैं कि एआईएफ है क्या? क्या अलग-अलग टाइप के एआईएफ्स होते हैं? ओके, सो एआईएफ जो है वो बेसिकली ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड होता है। उसमें जो एक एक म्यूचुअल फंड है, जिसमें क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स 500 रुपीज से लेके 1000 रुपीज, 50,000 रुपीज, उनका जो कैपेसिटी है उस हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एआईएफ जो है पर्टिकुलरली उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स है, जो मोर देन 1 सीआर मतलब 1 करोड़ रुपीज इन्वेस्ट करते हैं। तो उनको एक अलग से उनका फंड मैनेज होता है, एक अलग से स्ट्रेटेजी होता है, और वो एज पर स्ट्रेटेजी वो पूरा फंड मैनेज होता है। तो कंपेयर टू म्यूचुअल फंड, वो एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स के लिए ये पूरा एआईएफ है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। तो रेगुलेटर ने भी उनके लिए अलग से रेगुलेशंस वगैरह डिफाइन किया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशंस वो पूरा मैनेज होता है, और उसके रिक्वायरमेंट जो है वो एज पर रेगुलेशन होता है। तो वो एआईएफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है और जो एचएनआई क्लाइंट है, उनके लिए ये एआईएफ स्ट्रक्चर है। ओके, तो अलग-अलग टाइप के एआईएफ्स होते हैं? हाँ, सो एआईएफ में भी टाइप्स है, कैटेगरीज है जो रेगुलेटर ने डिफाइन किया है। तो एआईएफ कैटेगरी 1, एआईएफ कैटेगरी 2 और एआईएफ कैटेगरी 3। तो अगर मैं एआईएफ कैटेगरी 1 की बात करूं, जो हम अक्सर सुनते हैं कि प्राइवेट इक्विटी फंड हो गया, वेंचर कैपिटल फंड हो गया, एंजल फंड हो गया, तो वो सारे फंड जो है वो एआईएफ कैटेगरी 1 में फॉल होते हैं। तो अगर आप बात करते हैं कि प्राइवेट इक्विटी फंड है या तो वेंचर कैपिटल फंड है, तो वो आप मान के चलो कि वो कैटेगरी 1 फंड है, ठीक है। और कैटेगरी 3 फंड जो है, वो कैटेगरी 3 फंड वो फंड है जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी होती है, ये जो लिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है, जो डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट में इन्वेस्ट होते हैं फंड, तो वो सारे फंड जो है वो कैटेगरी 3 फंड है। तो अगर आप कहीं पे भी सुनते हो कि ये हेज फंड है, तो मान के चलो कि वो कैटेगरी 3 फंड है, ठीक है। और जो फंड कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 में फॉल नहीं होते हैं, वो सारे कैटेगरी 2 में फॉल होते हैं। जैसे कि सेक्टर स्पेसिफिक फंड हो गया, जैसे कि जो फंड है वो पर्टिकुलर एजुकेशन सेक्टर में ही इन्वेस्ट करता है या तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, तो वो सारे फंड जो है वो कैटेगरी 2 में फॉल होते हैं। तो कैटेगरी 2 फंड जो है वो इन्वेस्ट ना तो प्राइवेट इक्विटी प्रोवाइड करता है, ना वेंचर कैपिटल फंड प्रोवाइड करता है, और ना ही वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी है जो लिस्टेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है। तो उसके अलावा जितने भी फंड है वो सारे कैटेगरी 2 में फॉल होते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ कैटेगरीज है, टाइप्स ऑफ एआईएफ है जो अलग अलग कैटेगरीज में डिफाइंड है। तो सर ऐसा कोई कोई स्पेसिफिक रेगुलेशन है जो बोलता है कि एम्प्लॉय की ये मतलब ये रिक्वायरमेंट्स होंगी एम्प्लॉय की एआईएफ में? Yes. So, in GIFT City, there is a regulator called IFSC Authority, International Financial Service Center Authority, जो सारे AIF को रेगुलेट करता है। तो जितने भी AIF गिफ्ट सिटी में लॉन्च होते हैं, उनका अप्रूवल IFSC अथॉरिटी में जाता है, तो अप्रूवल आने के बाद हम AIF को लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर IFSC अथॉरिटी ने एक रेगुलेशन लॉन्च इशू किया हुआ है 2022 में, IFSC अथॉरिटी फंड मैनेजमेंट रेगुलेशंस 2022। तो वो रेगुलेशंस में दिया हुआ है कि आपको एआईएफ लॉन्च करने के लिए क्या क्या एम्प्लॉइज का रिक्वायरमेंट रहेगा, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या क्या रहेगा, कौन से सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं वगैरह, सब उसमें डिफाइंड है। तो वो रेगुलेशंस आप पढ़ोगे तो उसमें पूरा क्लियर कट दिया हुआ, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि भाई एम्प्लॉय रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगा, तो जो एआईएफ है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, वो एक पूल है। जैसे म्यूचुअल फंड में एक पूल होता है, वैसे एआईएफ एक पूल है, उसमें सारा इन्वेस्टमेंट का फंड आता है, पैसा आता है, और वही आगे इन्वेस्ट होता है। तो वो सारा जो मैनेज करता है फंड को, इन्वेस्टर से लेकर आना, फिर उसको इन्वेस्ट करना, उसको मैनेज करना, तो उनको बोलते हैं फंड मैनेजमेंट एंटिटी इन गिफ्ट सिटी, ठीक है। तो वो फंड मैनेजमेंट एंटिटी में आपको एक तो प्रिंसिपल ऑफिसर और एक कंप्लायंस ऑफिसर,
ये 2 एम्प्लॉइज कंपलसरी आपको अपॉइंट करना है बिफोर लॉन्चिंग एनी एएफ। ओके, सो यू विल हैव फंड मैनेजमेंट एंटिटी जो एएफ को मैनेज करेंगे, और वो फंड मैनेजमेंट एंटिटी में आपको कंप्लायंस ऑफिसर और प्रिंसिपल ऑफिसर को अपॉइंट करना है, और दोनों का रोल जो है वो डिफाइंड है आईएफएससी। मैंने जैसे रेगुलेशन बताया, उस रेगुलेशन में वो रोल डिफाइंड है, तो वो 2 एम्प्लॉइज को कंपलसरी रखना है। अगर आपका एफएमई फंड मैनेजमेंट एंटिटी रिटेल कैटेगरी में है, लेट्स से जो रिटेल स्कीम लॉन्च करते हैं, तो वो कैटेगरी में अगर है तो आपको अलग से एक एम्प्लॉई हायर करना है, उनको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर। तो वो पोर्टफोलियो मैनेजर भी आपको अपॉइंट करना है इफ यू आर रजिस्टर्ड इन अ कैटेगरी ऑफ रिटेल। ओके, तो ये रिक्वायरमेंट है, एम्प्लॉई रिक्वायरमेंट है एफएमई लेवल पे। तो सर इसमें फिर सीए और सीएस का क्या स्कोप होगा? अगर एआईएफ में किसी सीए को या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी को काम करना हो तो उनका क्या रोल रहेगा? ओके, सो फॉरगेट अबाउट सेक्रेटरियल वर्क। जो फंड में जो रोल सीएस का और सीए का रहता है वो है कि एक तो सीए जो होते हैं, सीएस जो होते हैं, वो फाइनेंशियली साउंड होते हैं, उनका फाइनेंशियल नॉलेज भी साउंड होता है, कैपिटल मार्केट नॉलेज साउंड होता है। तो एएफ जो है वो पर्टिकुलर कैपिटल मार्केट में ही या तो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज में ही इन्वेस्ट करता है, या इक्विटी शेयर्स में करता है। अगर प्राइवेट इक्विटी है तो इक्विटी शेयर्स हायर करेगा, या तो डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा, या तो डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो जो सीएस है उनका नॉलेज कैपिटल मार्केट में अच्छा है, उनकी पकड़ अच्छी है, तो उनके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज गिफ्ट सिटी में है। तो कंपनी सेक्रेटरीज जो है वो एज अ कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट यहाँ पे हो सकते हैं। तो देयर इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन गिफ्ट सिटी। एज रेगुलेशन डिफाइंड कि भाई कंप्लायंस ऑफिसर जो है उनके पास प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, सीए, सीएस, सीएमए और सीएफए काइंड ऑफ, और उनको कंप्लायंस का एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में। तो वो अगर आपके पास है तो आपके लिए यहाँ पे एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। तो सीएस के लिए कंप्लायंस में गिफ्ट सिटी में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, और उनको जो कंप्लायंस देखना है वो फंड मैनेजमेंट एंटिटी लेवल पे जो कंप्लायंसेस रहते हैं वो देखने होते हैं, जो आईएफएससी अथॉरिटी के कंप्लायंस होते हैं। क्वार्टर रिपोर्ट हो गया, फिर इन्वेस्टर्स को जो डिस्क्लोजर जाने चाहिए वो प्रॉपर्ली जा रहे कि नहीं जा रहे, टाइमली जा रहे कि नहीं जा रहे, फिर इंटरनल ऑडिट हो गया, उसमें भी उनका रोल होता है। और कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो केएमपी में फॉल होता है एज पर आईएफएससी रेगुलेशंस। तो वो सीनियर पोस्ट भी हो गया, ऐसा नहीं है कि आप जूनियर लेवल पे है, लेकिन कंप्लायंस ऑफिसर वो सीनियर पोस्ट है, इंडिपेंडेंट काम करता है और इंडिपेंडेंटली कंप्लायंस को देखता है। अगर कहीं पे भी नॉन कंप्लायंस है तो वो ही हैज द पावर टू इंटीमेट आईएफएससी अथॉरिटी कि भाई एफएमई लेवल पे ये नॉन कंप्लायंस हो रहा है। तो वो बहुत सीरियस रोल है कंप्लायंस ऑफिसर का। अगर कुछ भी नॉन कंप्लायंस हुआ, वायोलेशन हुआ, तो आईएफएससी अथॉरिटी विल आस्क कंप्लायंस ऑफिसर कि भाई क्यों या नॉन कंप्लायंस हुआ है, तो वायोलेशन हुआ है। तो कंप्लायंस ऑफिसर का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है और एक रिस्पांसिबल रोल हो जाता है। तो कंपनी सेक्रेटरीज उस रोल में प्रॉपर फिट होते हैं, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरीज के पास कंप्लायंस के एक्सपीरियंस होता है, उनका नॉलेज होता है, तो वो उसमें प्रॉपर फिट होते हैं। तो उनका रोल जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो जैसे मैंने बताया कि कंपनी सेक्रेटरी का रोल कंप्लायंस ऑफिसर में होता है, वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल जो है उनका फंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज में हुआ है, ट्रेजरी में हुआ है, क्योंकि फंड जो है वो पूरा ऑफशोर जुरिडिक्शन से आता है, मतलब आउटसाइड इंडिया से फंड रेज होते हैं, फिर इन्वेस्ट होता है पूरा इंडियन मार्केट में, कैपिटल मार्केट में। या तो जैसे आपकी स्ट्रेटेजी है, लेकिन फंड रेजिंग जो होती है मल्टीपल जुरिडिक्शन से होती है। ठीक है, तो उसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का रोल, या तो एमबीए फाइनेंस में किया, उनका रोल भी वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो फंड मैनेज करना, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना, फिर रिटर्न जनरेट करना, तो वो बहुत सारा एक्टिविटीज जो फंड में होती है पूरा लुकआउट करना होता है। तो वहां पे कंपनी सेक्रेटरी तो है, लेकिन सीए, सीएमए, एमबीए, उनका रोल भी वहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उनका जो नॉलेज है, उनका जो स्किल है, वो यहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइज होता है। तो उनका रोल भी बहुत इम्पोर्टेंट है इस एफएमई सेक्टर में। और सर गिफ्ट सिटी में कौन सी अपॉर्चुनिटीज और भी है अपार्ट फ्रॉम एआईएफ, और दूसरी कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जो गिफ्ट सिटी केटर कर सकती है? करेक्ट। सो गिफ्ट सिटी में जैसे मैंने बताया कि आईएफएससी अथॉरिटी जो है वो सिंगल रेगुलेटर है, जो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है, देन इंश्योरेंस मार्केट को रेगुलेट करता है, देन बैंकिंग को रेगुलेट करता है, और पेंशन वगैरह जो उनको भी रेगुलेट करता है। जैसे इंडिया में आप देखोगे तो हर एक सेक्टर के लिए एक अलग रेगुलेटर है। बैंकिंग के लिए आरबीआई है, कैपिटल के लिए सीबीआई है। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आईएफएससी अथॉरिटी एक ही रेगुलेटर है, तो इन सारे सेक्टर्स को यूनिफाइड रेगुलेटर जैसे बोलते हैं, करेक्ट, तो वो रेगुलेट करते हैं। तो
फंड मैनेजमेंट एंटिटी में जैसे रिक्वायरमेंट है कंप्लायंस ऑफिसर और प्रिंसिपल ऑफिसर का, वैसे ही स्टॉक ब्रोकिंग फर्म हो गया। लेट मी टेल यू बिजनेस एक्टिविटीज क्या क्या होती है। एक तो जैसे हमने बताया कि फंड मैनेजमेंट एक्टिविटीज एआईएफ होता है। दूसरा होता है कि कैपिटल मार्केट में आपका स्टॉक ब्रोकिंग फर्म हो गया, क्लियरिंग मेंबर हो गए, फिर कस्टोडियन हो गया। तो ये सारे कैपिटल मार्केट में आते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स हो गए, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, वेल्थ मैनेजमेंट का जो काम करते हैं वो सारे भी यहाँ पे आके बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। दूसरा बैंकिंग साइड है, तो सारे बैंक्स जो है वो यहाँ पे है। इंडियंस बैंक की हम बात करें तो सारे पीएसयू बैंक्स भी है, प्राइवेट बैंक्स जो भी है वो भी है, और फॉरेन बैंक्स भी गिफ्ट सिटी में आके उनका बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है। और इंश्योरेंस भी बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे आके सेटअप किया हुआ है। तो हर एक सेक्टर में आप देखोगे तो एक रोल जो है वो कॉमन है, कंप्लायंस ऑफिसर और प्रिंसिपल ऑफिसर का। तो हर एक कंपनीज में, हर एक सेक्टर में वो कंप्लायंस ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर को अपॉइंट करना ही है आपको, क्योंकि वही एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा आईएफएससी अथॉरिटी के लिए कि कुछ भी कम्युनिकेशन करना है रेगुलेटर के साथ, लाइजनिंग करना है गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ, तो एजेंसी के साथ, तो ये प्रिंसिपल ऑफिसर और कंप्लायंस ऑफिसर जो है वो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहेंगे। तो हर एक सेक्टर में, हर एक कंपनीज में, हर एक एंटिटी में ये कंप्लायंस ऑफिसर, प्रिंसिपल ऑफिसर अपॉइंट करना है। अदर देन दैट भी हम अपॉइंट कर सकते हैं एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे गिफ्ट सिटी में मोस्टली जो है वो प्रोफेशनल ही आते हैं, क्योंकि पूरा फाइनेंशियल हब है और फाइनेंशियल एक्टिविटीज ही होती है। तो फाइनेंशियल मार्केट में जो नॉलेजेबल पर्सन है उनको यहाँ पे गिफ्ट सिटी में बहुत अपॉर्चुनिटीज है हर एक सेक्टर में। सर, आपने इतनी बार मेंशन किया है आईएफएससी सेंटर, आईएफएससी अथॉरिटी, तो ये एक्चुअली है क्या? आईएफएससी सेंटर क्या है? डोमेस्टिक से ये अलग क्यों है? ओके, सो आईएफएससी जोन या तो आईएफएससी सेंटर, आईएफएससी जो एक हम बार बार यूज करते हैं टर्मिनोलॉजी। तो लेट मी टेल यू, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने जब नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर थे तब उन्होंने ये रिसर्च किया था 2008 में कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब गुजरात में बनाना है। तो उन्होंने नाम दे दिया गिफ्ट गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी, तो वहां से गिफ्ट सिटी नाम आ गया। तो विद इन द गिफ्ट सिटी 2015 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने तब एक एसईजेड एरिया डिफाइन कर दिया विद इन द गिफ्ट सिटी। तो गिफ्ट सिटी आप देखोगे तो एक अलग सिटी, काइंड ऑफ सिटी है जो 800 एकड़, मोर देन 800 एकड़ में वो फैला हुआ है। तो वो गिफ्ट सिटी में एक एसईजेड एरिया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बोलते हैं, और ये इंडिया का फर्स्ट एसईजेड ऐसा है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एक्टिविटी को ही अलाउ किया है। यहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं ला सकते, वेयरहाउस नहीं ला सकते, कोई गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, मतलब वो काइंड ऑफ एक्टिविटीज यहाँ पे नहीं होती, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, आईएफएससी फर्स्ट इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, वो एसईजेड एरिया है। और फेमा ने एक रेगुलेशन इशू किया था 2015 में, तो आईएफएससी जोन जो है उनको डीम्ड फॉरेन जुरिडिक्शन माना गया, उसको डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये फॉरेन जुरिडिक्शन है विद इन इंडिया। तो यहाँ पे जो भी ऑफिसेस आएगी, जो भी एंटिटी सेटअप होगी, वो फॉरेन ब्रांच या तो फॉरेन कंपनी मानी जाएगी, ठीक है। तो अगर लेट्स से कि इंडिया की कोई कंपनी है जो इंडिया में सेटअप है और उनकी यहाँ पे ब्रांच आ रही है, तो वो ये ब्रांच को फॉरेन ब्रांच ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये आईएफएससी सेंटर जो है वो एक फॉरेन जुरिडिक्शन है, वहां पे पूरा ट्रांजैक्शंस जो भी है वो भी डॉलर में होता है, आपके बैंक अकाउंट्स भी डॉलर में ओपन होते हैं, आपके फंड्स जो भी आएंगे वो डॉलर में आएंगे। आपको इंडिया से भी यहाँ पे कोई फंड लाना है तो आपको आईएनआर में कन्वर्ट करके डॉलर में लाना है, ठीक है। तो ये विद इन द इंडिया एक फॉरेन जुरिडिक्शन आप मान सकते हो, एक आइलैंड काइंड ऑफ आप मान सकते हो कि भाई ये फॉरेन जुरिडिक्शन है, ठीक है। तो आईएफएससी जो है वो फोकस्ड इन फाइनेंशियल सर्विसेज ओनली, एंड ये फर्स्ट इंडिया में ही इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है। एंड ये कॉम्पीट करता है सिंगापुर, दुबई, हांगकांग, न्यूयॉर्क और यूके, ठीक है। उस लेवल का ये पूरा गिफ्ट सिटी जोन बनाया हुआ है। तो गिफ्ट सिटी में भी दो पार्टीशन है, एक तो डोमेस्टिक एरिया है और एक मैंने बताया वैसे एसईजेड एरिया है, और एसईजेड एरिया में आईएफएससी सेंटर है, ठीक है। तो और वो इतना एरिया जो है आईएफएससी सेंटर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, वो फॉरेन जुरिडिक्शन है, ओके। और उसको गवर्न करता है आईएफएससी अथॉरिटी? हाँ, उसको गवर्न करता है आईएफएससी अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दोनों मिलकर। हाँ, क्योंकि एसईजेड एरिया है तो दोनों मिलके गवर्न होता है। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर्स में जो रेगुलेटर है वो आईएफएससी अथॉरिटी है।
सर लास्ट क्वेश्चन, फिर हम रैप करते हैं इस राउंड को। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे सीए, सीएस, सीएमए प्रोफेशनल्स को अगर उनको इस एआईएफ सेक्टर में काम करना है तो? सो मेरी एडवाइस एक ही रहेगी। मैं भी बाय प्रोफेशन कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मैं भी जब सीएस बना था तब कोई कंपनी में एज अ सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट एज अ कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट हुआ था और सेक्रेटरियल वर्क देख रहा था। तो पूरा सेक्रेटरियल वर्क छोड़ के मैं पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस में आ गया और यहाँ पे आके मैंने देखा कि भाई सेक्रेटरियल के अलावा भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जहाँ पे हम अपना स्किल यूटिलाइज कर सकते हैं, नॉलेज यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ के सिर्फ सेक्रेटरियल तो है ही, कंपनीज एक्ट है वो सब आप तो देखते ही हो, ठीक है, आरओसी फाइलिंग वगैरह सब। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एरियाज है, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरीज अपनी स्किल को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मेरी एक ही एडवाइस कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट उनको रहेगी कि इफ यू वांट टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज, इफ यू वांट टू एक्सप्लोर अदर एरियाज अदर देन योर टिपिकल एरिया, जो प्रैक्टिसिंग सीएस, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं, जो टैक्सेशन, जीएसटी वगैरह, और अगर सीएस है तो आरओसी फाइलिंग वगैरह करते हैं। तो उसके अलावा अगर आप देख रहे हो तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। सीएस को मैं एक एडवाइस यही एडवाइस देता हूँ कि आप गिफ्ट सिटी में अपॉर्चुनिटीज हैं, आप आइए, आप देखिए, एटलीस्ट एक विजिट भी करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि भाई क्या है गिफ्ट सिटी और क्या एक्टिविटीज हो रही है, क्या अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे आ रही है। और सेक्रेटरी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम है जो आप कर सकते हो, वहाँ पे आपका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वहाँ पे आपके अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है तो वो आपको ग्रैब करनी चाहिए। तो मेरी एडवाइस एक ही है कि अगर गिफ्ट सिटी में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप सेक्रेटरी वर्क को छोड़िए और बाकी एरियाज में आइए, वहाँ पे एक्सप्लोर करिए, वहाँ पे आपका स्किल यूटिलाइज करिए और वहाँ पे ग्रो करिए। तो वो मेरी एक बेसिक एडवाइस रहेगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। आपकी एडवाइस, आपकी इनसाइट्स बहुत हेल्पफुल रहेंगी हमारे ऑडियंस को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।